हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडू वर्ल्ड। हम सॉल्व कर रहे थे केमिस्ट्री प्री एग्जाम ऑफ जियो साइंटिस्ट 2023। उसके हमने 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी वीडियोस अपलोड हो रखी है, आप देख सकते हो चैनल पे विजिट करके। अदरवाइज जो उनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। आज हम करते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। देखो इसमें 46 से स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या बोला हुआ है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू गैसेस एक्स एंड वाई डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पॉट इन 20 सेकंड एंड 10 सेकंड रिस्पेक्टिवली। तो दो गैसेस लिए हैं उसने, एक्स एंड वाई, और दोनों का डिफ्यूजन बता रखा है कि एक गैस डिफ्यूज करती है 20 सेकंड में और वाई गैस है जो डिफ्यूज करती है 10 सेकंड के अंदर। और एक मोलर मास दिया हुआ है एक्स गैस का, वाई गैस का मोलर मास हमने निकालना है। तो क्या दे रखा है इसमें, एक के लिए एक्स गैस एक वाई। इस ये डिफ्यूज होती है 20 सेकंड के अंदर, इसके डिफ्यूजन टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड। और इसका जो मोलर मास है, मास वो दे रखा है 200 ग्राम पर मोल, और इसका जो मास है वो हमने निकालना है। ओके, तो जो बच्चा जो डेंसिटी डिफ्यूजन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, स्केयर रूट ऑफ डेंसिटी। तो आपको पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम। तो आप यहाँ पर रख सकते हो। सपोज करो ये डिफ्यूजन ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस के लिए, डिफ्यूजन को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, ये डिफ्यूजन है एक्स गैस के लिए। अगर हम इसको देखें तो ये क्या आ जाएगा, मास ओवर वॉल्यूम एक्स गैस की, वॉल्यूम एक्स गैस की। ओके, तो ये आ जाएगी हमारे पास एक्स गैस की डिफ्यूजन directly proportional to square root of volume, inversely proportional to square root of molecular weight. ओके, अब देखो नेक्स्ट, इसमें यही एक्स एक्सिस के लिए सिमिलर आप वाई, ये एक्स गैस के लिए सिमिलर आप वाई गैस के लिए निकाल सकते हो। उसकी डिफ्यूजन किसके इक्वल आएगी, वॉल्यूम ऑफ वाई गैस ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई गैस। क्लियर? ओके, अब देखो, अब हम इस, ये फर्स्ट है ये सेकंड ले लो, इनकी रेशो ले सकते हैं। अगर हमने मास कैलकुलेट करना है, इनकी रेशो ले लो, ये क्या आ जाएगा, क्लियर? अब स्टेटमेंट की और थोड़ा मूव करते हैं। इसमें इसने क्या बता रखा है स्टेटमेंट में, इक्वल वॉल्यूम, इट मीन इन दोनों की वॉल्यूम सेम है। ओके, सेम है दोनों की वॉल्यूम, वी एक्स किसके इक्वल है, वी वाई। ओके, तो दोनों आपस में इक्वल है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? अब क्या बची हमारे पास, डिफ्यूजन ऑफ एक्स ओवर वाई। मॉलिक्यूलर वेट हमने y का निकालना है, x का कितना दे रखा है उसने 200, तो वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब देखो, और उसने क्या दे रखा है, दोनों का डिफ्यूजन टाइम दे रखा है। तो जो डिफ्यूजन होती है वो होती किसके इक्वल है, डिफ्यूजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज्ड इन पर्टिकुलर टाइम। ओके, डिफ्यूजन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो डिफ्यूजन क्या होती है हमारे पास, डिफ्यूजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज्ड इन पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। आप देखो दोनों की इक्वल वॉल्यूम बता रखी है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों का सेम है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि dx है जो, वो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ले लेते हैं, समथिंग n ले लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों का सेम है, सपोज करो n है। और टाइम क्या है x का 20 सेकेंड, और dy के लिए देखें, नंबर ऑफ n ले लो इसका, और y क्या है, और सॉरी टाइम क्या है इसका 10 सेकेंड। तो dx एंड dy की दोनों की वैल्यू फिल कर दो, n/20 डिवाइडेड बाय n/10। तो इसको आप सॉल्व कर लो, n तो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, 10/20 my/200। इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है। क्या आ गया हमारे पास, 10/20 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y ओवर 200 रूट। इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 1/2 इस साइड, दोनों तरफ अब स्केयर ले लो, इधर आ जाएगा 1/4 my/200। my कितना आ गया आपका
200/4, तो इसको कट कर लो, कितना आ गया 50। तो मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा आपका वाई गैस का वो क्या आएगा 50 g/mol। ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, तब देखो इसमें से एग्जैक्ट आंसर है जो आपका करेक्ट वो है बी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्लेम्स मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल in number of Kleons made by a single molecule in particular time is known as Kleon frequency। Kleon frequency जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ओके, अब देखो Kleon frequency होती है वो होती है 1/√2 पाई न्यू सिग्मा स्केयर एन स्केयर। सिग्मा क्या है, ये न्यू क्या है हमारे पास, ये है एवरेज वेलोसिटी, और सिग्मा है जो वो है क्लेयन डायामीटर। क्लियर। एन है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम देखें इसके अंदर, सपोज करो आप इस जो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है इसकी वैल्यू होती है एवरेज वेलोसिटी की 8 RT/πm। m है मॉलिक्यूलर वेट, t है टेम्परेचर। अगर हम इस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू इधर रख देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है 1/√2 पाई 8 RT/πm सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। अब देखो इसमें से हमने बस देखना ही था कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके इनवर्सली। अब इसने क्या बोला हुआ है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्लियर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये करेक्ट क्या है देखो, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं हम, ओके है तो ये गैसेस के लिए है ना, तो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जल्दी एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। ओके, प्रेशर अप्लाई करने पर, तो प्रेशर अप्लाई करने पर उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा नहीं है, इट इज ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है सेकंड। देखो आगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर इनवर्सली नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली आएगा। ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, तो ये सही है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो दोनों पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी एंड टेम्परेचर के ऊपर भी। तो अल्टीमेटली हमारे पास दो स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, और हमने करेक्ट ही बतानी थी इसमें, तो फर्स्ट एंड थर्ड, और वो है हमें हमारे पास बी में अवेलेबल है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। फर्स्ट इज वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज द मैक्सिमम वर्क। ओके, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है, यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है, उसके अंदर जो वर्क होता है हमें वर्क डन मिलता है वो मैक्सिमम होता है। ओके, नेक्स्ट एडियाबैटिक वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन द आइसोथर्मल वर्क ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वर्क डन जो होता है, अगर आप देखोगे तो पीवी डायग्राम होती है जो आप आप थर्मोडायनेमिक पढ़ सकते हो एडियाबैटिक में एंड आइसोथर्मल। आप देखोगे इन दोनों प्रोसेस के अंदर जो पीवी डायग्राम है, तो हम पीवी डायग्राम ही हमें वर्क डन प्रोवाइड करती है। ओके, तो इसके अंदर जो हमारा इसके पीवी डायग्राम के अंदर जो एरिया है वही हमें वर्क डन देता है, और आइसोथर्मल के केस के आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो हमारा वर्क डन मिलता है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के कंपैरिजन मैक्सिमम मिलता है। तो इसने एडियाबैटिक का मैक्सिमम बता रखा था, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल वर्क ऑफ एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस इज लेस देन दैट ऑफ वंडरवाल गैस, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसा भी नहीं होता है। नेक्स्ट, इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड, ये बात सही है। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं उसमें क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। ओके, एक्सपेंशन में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो सिस्टम क्या कूलिंग स्टेज की ओर मूव करता है, तो इसमें कूलिंग ही प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बीइंग compressed. 2 mole of an ideal gas being compressed reversibly from this pressure to this pressure at this degree Celsius. The value of delta U, delta H and W are respectively. हमने क्या, इसने क्या बता रखा है कि कोई आइडियल गैस है, कितने नंबर ऑफ मोल है, 2 मोल. ओके, क्या हो रही है यहाँ पर, कंप्रेशन हो रही है. टेम्परेचर उसने कांस्टेंट लिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 300 केल्विन. ओके, प्रेशर उसने दिया है, उसको कंप्रेस किया है, तो जो पहला प्रेशर था ओरिजिनल वो क्या है 1 बार, और P2 कितना है 100 बार. क्लियर. अब देखो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है एंड चेंज इन इंथैल्पी बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दो वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है. इसने क्या लिया हुआ है, टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया हुआ है. तो टेम्परेचर क्या है, ये इसमें लिया उसने कांस्टेंट. ओके, टेम्परेचर एक अपना उसने सिस्टम का कांस्टेंट रख लिया. तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो प्रोसेस होती है वो क्या हुई, आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, और इंटरनल एनर्जी होती है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इंथैल्पी है वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है. अगर सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज ही जीरो हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो आएगा और इंथैल्पी चेंज भी जीरो आएगा. इसमें दोनों का आंसर ही क्या आएगा, 0 एंड 0. तो वो किस में दिख रहा है हमें, ए एंड डी ऑप्शन के अंदर. उसके बाद उसने क्या बोला है, क्या निकालना है, वर्क डन. तो वर्क डन के लिए आइसोथर्मल कंप्रेशन हो तो उसके लिए क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, कंप्रेशन है तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा. क्लियर, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है. अगर वर्क डन बाय द सिस्टम आएगा तो नेगेटिव, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन क्या कंटेन क्या लेगा, पॉजिटिव सिंबल. इसमें क्या है, NRT log ऑफ P1/P2. ओके, आप ये ले सकते हो, ये वाला होता है फॉर्मूला NRT. तो N की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, R की वैल्यू क्या होती है 8.3, इसने में भी दे भी रखी हो, दे रखी है इसने. ओके, log 10, जो भी आप सॉल्व करोगे इसमें आ जाएगा. टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 300 केल्विन. प्रेशर जो पहले वाला था वो था आपका 1 बार, प्रेशर जो सेकंड है वो है आपका 100 बार. आपने इसने कोई भी चेंज नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यूज फिल करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 23 किलो जूल. एक बात देखो इसमें ध्यान से, और आर की वैल्यू जो दे रखी है जूल में दे रखी है, तो इसलिए जो आपका ओवरऑल आंसर आएगा इसमें पहले वो आएगा जूल में, यूनिट जूल होगी. ओके, आपने यूनिट जूल होगी, उसके बाद आपने इसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है किलो जूल में. तो आप जब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 23 किलो जूल. तो वो है ए ऑप्शन के अंदर. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए. आप इसको सॉल्व कर लेना. ओके, सही आता है आंसर इसका ना, 23 किलो जूल ही आता है. नेक्स्ट देखो, कंसीडर U एज ए फंक्शन ऑफ T एंड V. क्या बोला है, U किसका फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी, किसका फंक्शन है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का. अब बताना है कि इसका एक्सप्रेशन निकालना है. ओके, किसका एक्सप्रेशन निकालना है, करली U ओवर करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर. क्या बोला है उसने, U फंक्शन है किसका, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का. निकालना है एक्सप्रेशन करली यू ओवर करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो देखो क्या आएगा, चेंज इन यू, फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर टी को वेरी करवाओ एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इन सेकंड केस चेंज लो इंटरनल एनर्जी में आएगा और वेरी करवाओ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इसके बाद वैल्यू निकालनी है प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर चेंज करवाना है. ओके, तो प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर दो. तो दोनों साइड ही क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा dt ओवर dp, इस साइड आ जाएगा dv ओवर dp. क्लियर. अब देखो सारे सिस्टम जो हमने एक्सप्रेशन निकालना है वो निकालना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले लो. अब इसमें देखो
हमारे पास उसने बोला है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और यहाँ पर टेम्परेचर वेरी करवाया जा रहा है, तो इंटरनल एनर्जी विद कांस्टेंट वेरिएशन हो रही है टेम्परेचर में और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म तो जीरो के इक्वल बन जाएगी। तो ये वाला सारा जो हमारे पास टर्म है ये हो जाएगी जीरो। अल्टीमेटली हम किस हमारे पास बचता क्या है, curly u with respect to v at constant temperature, change in volume with respect to p at constant temperature, ये आता है। और ये ढूंढ लो आपका किस में दे रखा है, u with respect to v at constant temperature, u with respect to v at constant temperature, और किसी में नहीं है, इसमें भी है बट उस इसमें नेगेटिव साइन दे रखा है। ओके, हमारा पॉजिटिव आता है तो इसका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, for a cyclic process of 1 mole of an ideal gas, the value of this। तो क्या लेना है, इसमें आइडियल गैस लेनी है और ये डिफरेंशिएशन की टोटल वैल्यू निकालनी है। तो आइडियल गैस क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, नंबर ऑफ मोल कितने उसने बता रखा है 1, तो एन की वैल्यू 1 रहेगी, क्या आएगी, पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो हमें किस किस का चाहिए। ओके, ये तो है कि हमने टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है वॉल्यूम की एंड प्रेशर की, बट हमें करना किसकी वैल्यू को है, प्रेशर की, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की। तो इसी फिर में से ही प्रेशर की वैल्यू निकालो, वो क्या आएगी, आर टी अपॉन वी। टेम्परेचर की वैल्यू निकालो, वो कितनी आएगी टेम्परेचर की, पीवी अपॉन आर। सिमिलरली इसी में से वॉल्यूम निकालो, वो क्या आएगी, आर टी अपॉन पी। ये वैल्यू आ जाएगी ना। अब इन तीनों का डिफरेंशिएट करो, इसको करो प्रेशर वाली टर्म को विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो विद रिस्पेक्ट टू टी अगर करेंगे डिफरेंशिएट, तो टी का तो 1 ही आएगा, तो क्या आएगा ओवरऑल वी। इसी तरह जो टेम्परेचर वाली टर्म है उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वी वॉल्यूम, बट प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो इसको करोगे इस वाली से, प्रेशर रखो कांस्टेंट, तो कितनी वैल्यू आएगी, v अपॉन आर। सिमिलर ये वाला फैक्टर लो, वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन पी स्क्वेयर। ओके, ये तीनों की वैल्यू आ गई है, बस इस तीनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली वैल्यू दे रखी है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो कितना आया है हमारा, आर ओवर वी। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर वाली टर्म है ये वाली, इसके कितना आया है आंसर हमारा, वी अपॉन आर। थर्ड केस में हमारा कितना आया है, माइनस आर टी ओवर पी स्क्वेयर। क्लियर। अब जो कैंसिल हो रहे हैं वो कर दो, ये दोनों कट हो जाएंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट देखो, ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आर टी ओवर पी स्क्वेयर। अब देखो पीवी किसके इक्वल होता है, आर टी। इसमें एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर पी ओवर आर आएगा। ओके, और ये वाला आर एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा, इधर कैंसिल हो गया हमारे पास, ये पी इधर कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचता है माइनस आर टी ओवर पीवी। ओके, और आपको पता है, इसको साइड कर लो इधर से, पीवी किसके इक्वल होता है, आर टी के। आप ऊपर वाली टर्म पे आर टी की जगह पे पीवी भी रख सकते हो, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा -1। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिफाइनिंग ऑफ सल्फाइडोर्स द ओर इज रोस्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, चेंज इन इंथैल्पी फॉर द रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड विल बी। इसमें क्या है, आपको ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। इसमें क्या है, जो मेटल ओर होती है उसमें जिंक सल्फाइड होता है। ओके, कौन सी ओर, सल्फाइड ओर्स में जिंक सल्फाइड है। ओके, सल्फाइड, उसमें जिंक सल्फाइड प्रेजेंट है। इसमें देखो क्या है, सल्फाइड और है जिसमें जिंक सल्फाइड है, उसकी क्या की गई है, ऑक्सी उसको रोस्ट किया गया है ऑक्सीजन से, और उसमें बनता क्या है, मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों बनते हैं। ओके,
डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, जिंक सल्फाइड के लिए दे रखी है, वो कितनी है -206। इसके लिए दे रखी है -348। इसके लिए दे रखी है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए -296। किसके लिए निकालनी है? फॉर द रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड। तो इसके लिए निकालनी है जिंक सल्फाइड के लिए रोस्टिंग के लिए तो इसके लिए अगर निकालनी है वैल्यू तो क्या करना है? सिंपल, अगर रिएक्शन के लिए इस क्या निकालना है? रिएक्शन के लिए जो चेंज इन इंथैल्पी है वो निकालनी है। ओके, ओवरऑल चेंज है जो फ्यूजन डेल्टा एच फ्यूजन वो सबका दे रखा है, तो इसमें से निकालना है। तो क्या करोगे? डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। ओके, तो प्रोडक्ट्स का ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट क्या है आपके? जिंक ऑक्साइड का दे रखा है -348, और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड का दे रखा है 296। ये है प्रोडक्ट का, माइनस रिएक्टेंट का कितना है? -206। ओके, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया? -348 -296 माइनस 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 प्लस 20 -438। ओके, तो -438 किलो जूल इसका करेक्ट आंसर आएगा। सिंपल क्या करना है? रिएक्शन की जो चेंज इन इंथैल्पी वो निकालने के लिए चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देना है। ओके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, बस इतना ही करना है, आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ 1 mole of gas when it undergo expansion from initial pressure P1 of 200 bar to final pressure of 1 bar, P2 is 1 bar under isoenthalpic। तो इंथैल्पी क्या है? कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27 डिग्री। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, बट केल्विन में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि आंसर क्या है? फाइनल डिग्री में, तो डिग्री में ही रहने दो। कितना है टेम्परेचर? 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्या निकालना है? इसमें ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? जूल थॉमसन इफेक्ट से। तो जूल थॉमसन इफेक्ट है जो उसका, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है जो उसकी वैल्यू दे रखी है 0.10। क्लियर? तो इसकी वैल्यू निकालनी है, जो फाइनल टेम्परेचर है वो निकालना है। तो T1 दे रखा है, T2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो जूल थॉमसन क्या होता है? जूल थॉमसन इफेक्ट में म्यू/G/AT से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये होता है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट इंथैल्पी। क्लियर? ये होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर इट मींस T2 माइनस T1। चेंज इन प्रेशर डीपी को हम कैसे लिख सकते हैं? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू म्यू/J/T। तो म्यू/J/T की वैल्यू इसने हमें दे रखी है, कितनी है? 0.10 केल्विन, 0.10 केल्विन। T2 हमने निकालना है फाइनल टेम्परेचर, T1 उसने दे रखा है 27 डिग्री। फाइनल प्रेशर कितना है जब गैस एक्सपैंड करती है? ओके, फाइनल प्रेशर कितना है? इनिशियल 200, P2 की वैल्यू है 1 बार। 1 माइनस 200। क्लियर? अब बस इसको सॉल्व कर दो सिंपली। कितना आता है? T2 -27 ओवर -199। इसको मल्टीप्लाई करो, 19.9। T2 इस साइड ले आओ, नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके आगे, और 27 से 99, 27 से 19.9 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 7.1। ये कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा आपका 7.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो आपका एग्जैक्ट आंसर था वो था जो नियर है इसके 7 डिग्री सेल्सियस, तो ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस
ये वैल्यू दे रखी है हमें चेंज इन इंथैल्पी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एट 1000 केल्विन। ये रिएक्शन है। ओके, इसमें क्या बताना है हमें, आर की वैल्यू दे रखी है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखी है ओवर आर, ये वैल्यू दे रखी है, गैस कांस्टेंट दे रखा है। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट 300 केल्विन। ये वाला जो क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको किरचॉफ इक्वेशन लगेगी। इसमें क्या करना है आपने, देखो इसके लिए क्या है, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 चेंज इन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम T2 माइनस T1, ये वाला होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन स्पेसिफिक हीट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे लिख सकते हो आप, स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। क्लियर, आपकी रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से और क्या मिलता है हमें, अमोनिया। क्लियर, इसकी वैल्यू दे रखी है, सबकी अलग अलग रिएक्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है, सीपी ओवर आर की। इसकी वैल्यू है सीपी ओवर, अगर देखो आपने क्या वैल्यू दे रखी है हमें, सीपी ओवर आर। इसकी वैल्यू दे रखी है नाइट्रोजन के लिए 3.5, हाइड्रोजन के लिए भी 3.5 है और 4.2 है अमोनिया के लिए। क्लियर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सीपी ओवर आर की वैल्यू है, अगर हमें सीपी ओवर आर में से इसकी वैल्यू करेक्ट निकालनी है तो हमें क्या है, आर की वैल्यू इस साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वो कितनी होती है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.3। ओके, तो आप 8.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी सीपी की एग्जैक्ट सबके लिए। इसको भी 8.3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो और इसको भी कर दो। ओके, जब हम ऐसा करते हैं उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 29.05, इसकी भी 29.05, इधर आ जाएगा 34.86, ये वैल्यू है सीपी की। अब हमें निकालना है टोटल चेंज इन स्पेसिफिक हीट। ओके, वो क्या होता है टोटल चेंज इन स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। तो उसके लिए साथ क्या होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोनिया, अमोनिया की निकाल, अमोनिया के लिए आप आगे 2 लगाओगे, ये प्रोडक्ट है, माइनस रिएक्टेंट क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आगे तो एक ही लगा है तो सीपी की वैल्यू किसकी आएगी, नाइट्रोजन की, प्लस 3 टाइम हाइड्रोजन, तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन की। क्लियर, अब वैल्यूज कर दो ऐड इसमें, 2 मल्टीप्लाई सीपी की वैल्यू लिखो कितनी है अमोनिया की, 34.86 माइनस 1 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन के लिए कितनी है, 29.05 प्लस 3 29.05 हाइड्रोजन की। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद जो सीपी का चेंज आता है डेल्टा सीपी वो आता है -46.48 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर, ये इतनी वैल्यू आ जाती है सीपी की। ओके, अब देखो हमारे पास दो टेम्परेचर दे रखे हैं, एक फाइनल टेम्परेचर हमें दे रखा है T2, वो है 1000 केल्विन, और T1 है जो वो दे रखा है 300 केल्विन क्वेश्चन में। अब देख लो इसमें, और इसके ऊपर जो H2 की वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड कर रखी है उसने, उसकी वैल्यू है -124। देखो इसमें, ओके, T2 जो फाइनल टेम्परेचर है उसके ऊपर वैल्यू दे रखी है -124 किलो जूल पर मोल, और जो दूसरा लोअर टेम्परेचर है 300, उसके ऊपर जो चेंज इन हीट है वो हमने निकालनी है। ओके, तो ये है वैल्यू जब टेम्परेचर कितना है, 1000 किलो जूल पर मोल। अब देखो डेल्टा H1 जो कि
300 केल्विन टेम्परेचर पे है, उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो आप इसमें बस जस्ट वैल्यूज फिल करो, कितना आता है देखो, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 is equal to delta Cp T2 minus T1. T2 minus T1 means 1000 minus 300. Cp की वैल्यू कितनी आई है, -46.48. डेल्टा H2 की वैल्यू -124 माइनस डेल्टा H1. तो डेल्टा H1 दूसरी साइड ले जाओ, चाहे इस साइड रख लो, क्योंकि दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस साइन आ जाएगा, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इस साइड आ जाएगी, -24 प्लस 46.48, और यहाँ से आ जाएगा 700। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो कि यहाँ पर एक चीज, अब यूनिट का भी बच्चे ध्यान रखो, क्या है इसमें जो आपकी H2 की वैल्यू दे रखी है उसकी यूनिट क्या है, किलो जूल। ओके। और जो Cp है, R की वैल्यू आपने यूज करी, मल्टीप्लाई आपकी वो वाली टर्म आ रही है जूल में। तो ये वाली टर्म है जो ये किलो जूल में है, ये वाली टर्म है जो जूल में है। ओके। इसको क्या करो आप, इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करो, क्योंकि आपका फाइनल आंसर किलो जूल में है। ओके। तो इसको जब किलो जूल में कन्वर्ट कर लोगे, तो जो तब करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 32.5। अब इसको सॉल्व कर लो, 32.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो 124 से 32.5। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास डेल्टा H1 की वैल्यू आती है 91.5। ओके। तो अब देखो हमें अमोनिया के लिए चाहिए ना, ये 300 पे अमोनिया फॉर्मेशन के लिए चाहिए ना। अमोनिया के लिए हमें कितने मोल बन रहे हैं इस रिएक्शन में, अमोनिया के 2 मोल, 2 मोल बन रहे हैं ना। एग्जैक्ट हमें अमोनिया के लिए निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। तो जब आप इसको 2 के साथ डिवाइड करोगे तो देखो कितना आता है इसका आंसर, 2 के साथ डिवाइड करने पे 45.75। ओके। तो ये आता है -45.75। तो देखो इसमें है आपका आंसर, या -45.75, या बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये है। तो बस आपने इसमें बच्चे ज्यादा ये मिस्टेक करके आए थे कि यूनिट को कन्वर्ट नहीं करा है। तो यहाँ पर आपकी जो सीपी की वैल्यू आएगी ना वो जूल में आएगी, उसको आपने पहले किलो जूल में भी कन्वर्ट करना है, तभी आप ऐड करोगे, क्योंकि आपको फाइनल आंसर किलो जूल में चाहिए। और उसने एक हीट ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे किलो जूल में प्रोवाइड कर रखी है। तो आपको ये यूनिट का ध्यान रखना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा -45.7 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a steam engine operates between this and this temperature under high pressure. The minimum amount of heat that must be drawn from the hot reservoir to obtain 1000 joule of work. तो क्या बोला हुआ है इसमें, कोई हीट इंजन ऑपरेट करता है, दो टेम्परेचर्स दे रखे हैं। एक दे रखा है टेम्परेचर T1 200 केल्विन, T2 दे रखा है 300 केल्विन। तो हमें वो क्या बोला हुआ, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम हॉट reservoir to obtain 100 जूल ऑफ वर्क। तो वर्क दे रखा है हमें 1000 जूल। हमने क्या निकालनी है, अमाउंट ऑफ हीट। ओके, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट मस्ट बी ड्रॉन। ओके, अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है। ये क्वेश्चन अगर करना है तो इसके लिए हमें, ये क्वेश्चन है एफिशिएंसी से रिलेटेड। ओके, तो एफिशिएंसी क्या होती है, ईटा सिस्टम की 1 माइनस T1/T2। ओके, इसके इक्वल होती है। तो ये आ गई T2 माइनस T1/T2। एफिशिएंसी ईटा वो क्या आएगी, T2 कर दो, क्या है T2 की टेम्परेचर की वैल्यू क्या है 300 -200/300, ये आ जाएगा आपका 100/300, 1/3। ओके। ईटा जो होती है एफिशिएंसी वो क्या होती है, ये होती है जो वर्क डन होता है सिस्टम का डिवाइडेड बाय हीट। ओके। तो
जो सिस्टम का वर्क है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव से रिप्रेजेंट होता है, तो अपने नेगेटिव साइन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 1000। ओके, तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1000 डिवाइडेड बाय हीट। ठीक है, तो अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन क्या होगी, ईटा इज इक्वल टू 1/3। इन दोनों को, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड को भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो वन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये ले लो सेकंड, तो 1 और 2 से राइट हैंड साइड इसका क्या आ जाएगा, 1000/Q, ये क्या आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ से जो आपकी हीट आ जाएगी वो आ जाएगी 3000 जूल। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the overall change in entropy for the following process using number of mole कितने दे रखे हैं, 1 of helium, टेम्परेचर दे रखा है, एक दे रखा है टेम्परेचर T1, this is temperature T2, 100 Kelvin, this is pressure P1, this is pressure P2, heat capacity of helium is this, heat capacity CV की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, लॉग की जो टर्म्स है उनकी वैल्यू दे रखी है, हमने निकालना क्या है, ओवरऑल चेंज इन इसका फॉर्मूला होता है जो, वो होता है एंट्रोपी निकालने का, NCV log of T2/T1 प्लस NR log of V2/V1। क्लियर, इसके लिए आप करो, अब वैल्यू फिल करो इसकी, N की वैल्यू तो 1 ही है, ओके, नंबर ऑफ मोल, CV की वैल्यू कितनी है, heat capacity at constant volume that is 21, log of T2 कितना है, 100/300, प्लस जो ये सेकंड वाली टर्म है आपकी वो कितनी है, N की वैल्यू 1, R की वैल्यू 8.3, log of V2, यहाँ पर V2/V1 होता है, तो आपने, हमारे पास प्रेशर दे रखा है, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, V2 की जगह पर लोगे ऊपर P1, नीचे लोगे P2, तो P1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.20, एंड P2 की वैल्यू है 12। ओके, अब बस इसको सॉल्व ही करना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल निकालो वैल्यू, लॉग 100/1000, 100/300 की इसकी वैल्यू आती है, इस टर्म की वैल्यू कितनी की आती है, -1.09। तो इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं -1.09। अब ये वाली वैल्यू निकालो लॉग की, 1.20 को डिवाइड कर दो 12 से, इसकी वैल्यू आती है 2.30। इसको भी इसकी जगह पे लिख देते हैं हम यहाँ से, -2.30। अब इसको मल्टीप्लाई करो आपस में और इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो कितना आता है आंसर, सबसे पहले 1.09 को मल्टीप्लाई करो 21 से, ये आता है ये वाला आपका 22.89। ओके, माइनस, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, 2.30 को मल्टीप्लाई कर दो 8.3 के साथ, तो ये आ जाता है आपका 19.09। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 22.89 इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा आपका -41.98, जो कि आपका 42 के अप्रॉक्स आंसर है, क्लोज। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म दिस इज इक्वल टू, तो ये वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है -H/T²। ओके, ये होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ये वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है। नेक्स्ट, फॉर मेंटेनिंग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अ सिस्टम शुड बी, अगर सिस्टम को, अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना है उसमें, तो उसके लिए थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना जरूरी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी, थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following expressions regarding the criteria for spontaneity of chemical processes are correct? तो अगर सिस्टम में कोई रिएक्शन है या अगर कोई सिस्टम है स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, तो अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो ऐसी केमिकल प्रोसेस के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है जो उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होनी चाहिए। और अगर सिस्टम स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है, स्पॉन्टेनियस चल रही है रिएक्शन, तो ऑलवेज इंट्रोपी शुड बी इंक्रीज्ड। तो इस केस में क्योंकि ये भी हमें वर्क डन देता है, ये भी हमें वर्क डन देता है, इन दोनों की वैल्यू शुड बी डिक्रीज्ड, should be less than 0. So इसमें से entropy should be greater than 0. Gibbs change in A, Gibbs Helmholtz function should be less than 0, and change in Gibbs free energy should be less than or equal to 0. So first, third and fourth ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। हमने करेक्ट आंसर ही देना, करेक्ट ही बताने थे जो करेक्ट है ऑप्शन। ओके, next, match the list 1 and 2 and select the correct answers using the code given below. NaCl ये हमें 4 दे रखे हैं, ओके मॉलिक्यूल, तो हमें उनका लिमिटिंग वैल्यू बतानी है वांट ऑफ फैक्टर की। लिमिटिंग वैल्यू वांट ऑफ की निकलती है कि जब वो डिसोशिएट करते ही हैं स्टार्टिंग में तो कितने नंबर ऑफ आयंस बनते हैं। ओके, तो अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl कैसे ब्रेक करता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो टोटल कितने नंबर ऑफ आयंस है 2, तो इसका लिमिटिंग फैक्टर भी क्या रहेगा 2। तो A का क्या है थर्ड, तो अब उस हिसाब से A एंड B हमारा इनकरेक्ट आंसर है, हमारा हो सकता है या तो A या तो सी या डी। ओके, है हमारा ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारा मोनोसेक्राइड है, इससे अगर ये ब्रेक करता है पॉलीसेक्राइड से तो ये एक सिंगल यूनिट बनती है आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये आयन में डिसोशिएट नहीं करता है। ओके, ये ओरिजिनल स्टार्टिंग प्रिकर्सर स्टार्टिंग है, तो इसलिए ये आयन में डिसोशिएट नहीं करता है, इसका एक ही रहेगा वांट ऑफ फैक्टर। ओके, तो बी का करेक्ट आंसर आएगा 1। नेक्स्ट, सी की बात करते हैं, K3PO4। अगर हम ये देखें तो ये कैसे ब्रेक करेगा, 3K पॉजिटिव PO4 3 नेगेटिव, तो कितने नंबर ऑफ आयन है, 3 पोटाशियम और 1 फॉस्फेट ग्रुप, तो टोटल है 3 + 1 4, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4, तो सी का आ जाएगा 4। अब बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 अगर हम देखें तो ये कैसे ब्रेक करता है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो कितने नंबर ऑफ आयन है 2 + 1 3, तो डी का बॉन्ड ऑफ फैक्टर है जो वो रहेगा 3। तो 3 किस में है, सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है, तो ये, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर आएगा डी। ओके बच्चे, तो अब हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं जियो साइंटिस्ट केमिस्ट्री प्री एग्जाम 2023 के। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे कवर। अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, मुझे मोटिवेट जरूर करो, मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करवा दूंगी ये वाला टॉपिक। और इसके बाद हम करेंगे 2022 का जियो साइंटिस्ट का पेपर सॉल्व, उस वो वाला केमिस्ट्री प्री एग्जाम। अगर आपको कोई भी फीडबैक देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अदर और आप कोई नोट्स वगैरह PDF जो मैं अपलोड करती हूँ उसके लिए एक अलग से चैनल बना रखा है, व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां से फॉलो कर सकते हो उसको। ओके, ओके बच्चे, प्रैक्टिस करो अपनी, थैंक यू।